नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाली आपकी एजुकेटर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ से रिलेटेड कोर्सेज़ की जानकारी आपको इन कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी और इनके पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द colonial government? Territories called Santhal Pargana were created. It became illegal for a Santhal to transfer land to non-Santhal. इसका सही आंसर सी है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। संथल परगनास क्रिएट कर दिए गए थे और संथल के ऊपर एक बाउंडेशन हो गई थी कि वो अपना लैंड नॉन संथल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, वो इलीगल माना जाता था। ठीक है। अब ये जो संथल अपराइजिंग थी, ये जो विद्रोह था, इसको हम संथल हूल के नाम से भी जानते हैं और ये झारखंड में हुई थी। ठीक है। इसका जो ईयर था वो हुआ था 1855 से 56। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है मैच द फॉलोइंग में कई बार। ये जो विद्रोह था ये ज़मींदार और ब्रिटिशर्स दोनों के खिलाफ था। इसमें दो ब्रदर्स थे, सिद्धू और कानू। वो मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस विद्रोह में और इन्होंने भागलपुर और राजमहल हिल को वाला जो एरिया था इसको ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था। और लेकिन हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने इसको बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया था मूवमेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, क्या था इसका रिजल्ट? जो ब्रिटिश रूल चल रहा था 19th सेंचुरी में, उसका रिजल्ट क्या था? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। इसका सही आंसर सी है। जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसको कॉमर्शलाइज कर दिया गया था। कॉमर्शलाइज कर दिया गया था मतलब जो लैंड था जिस पे फार्मर्स अपना क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, उस पे उनकी क्रॉप्स जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, जो उनके खाने का था, उनको ना कल्टीवेट करके उसको कन्वर्ट कर दिया गया था कॉमर्शियल लैंड में, जिसमें क्या उगता था? टी और इंडिगो। इससे फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होता था और जो फार्मर्स होते थे वो बहुत परेशान रहते थे। उनकी जो बेसिक फूड की नीड्स थी वो तक फुलफ़िल नहीं हो पाती थी। यहाँ तक कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ और हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो आपको पता होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेटबैक उनको मिल गया था, मतलब उनको बहुत हानि हुई थी। और जिस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे लोग, उनको क्या करना था पड़ा था, एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट होना पड़ा था। जिससे हुआ क्या था, जो एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब एग्रीकल्चर प्रोफेशन में बहुत सारे लोग आ गए थे। ठीक है, तो ये इसका वो है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब देखते हैं, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 of the constitution in respect of a particular state, then the assembly of a state is automatically dissolved. The powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of parliament. Article 19 is suspended in that state. President can make laws relating to that state. इसका सही आंसर बी है कि अगर 356 लगता है, जो लेजिस्लेचर की पावर होती है वो एक्सरसाइज कर ली जाती है फिर पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है स्टेट में, मतलब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर पाती है, तब 356 लग जाता है। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था ये। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिलती है गवर्नर से। गवर्नर मतलब उनको कम्युनिकेट करता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल नहीं पा रही है। तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है या जो गवर्नर है या और कोई अथॉरिटी जो स्टेट में चल रही है, उसकी पावर्स अपने को दे देते हैं और जो भी लेजिस्लेचर की पावर्स होती हैं वो पार्लियामेंट को दे दी जाती हैं।
तो इससे क्या होता है कि जो स्टेट मशीनरी होती है वो ना ऑपरेट करके पार्लियामेंट की मशीनरी ऑपरेट करने लगती है, सेंटर की मशीनरी ऑपरेट करने लगती है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्राफ्ट और हेरिटेज किसकी है। इसी प्रकार से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे देखिए आ जाएगा ट्रेडिशंस और वो किस स्टेट के हैं, ये आ जाएगा फेस्टिवल फिर वो किस स्टेट के हैं। तो ये चीज़ें सारी याद करने वाली होती हैं, ये आर्ट एंड कल्चर का एक पोर्शन मान सकते हैं आप इसको। तो पुथुकुल्ली शॉल्स तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उपादा जामदानी साड़ीज कर्नाटका। इसका सही आंसर ए है, पुथुकुल्ली शॉल्स तमिलनाडु की है। ठीक है, अच्छा सुजनी एम्ब्रॉयडरी है बिहार की और उपद्दा जामदानी साड़ी है ये आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। जीपीएस टेक्नोलॉजी किस में यूज होती है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस में, बैंकिंग ऑपरेशंस में, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स में। तो इन सभी में 1 2 3 इसका आंसर है, सभी में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जीपीएस होता क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि यूएस के द्वारा बनाया गया था। इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो अभी है नेविक है वो। ठीक है, नेविक बन रहा है, IRNSS के अंतर्गत आता है, कि आप लोगों को पता होगा। अच्छा, तो जीपीएस का काम क्या है, एटीएम में जो भी ट्रांजैक्शंस यूज़ में आ रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि पावर भेजने के लिए, इलेक्ट्रिक ग्रिड से पावर भेजने के लिए। इसका रोल स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, फ़ोन कॉल्स को रूट करने के लिए, कई सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस and services Government of India securities but not any state government securities. Treasury bills are issued by the Government of India and they are not treasury bills issued by state government. Treasury bills offer are issued at a discount from par value. इसका सही आंसर सी है। सेकंड और थर्ड ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या है कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। ये बिल्कुल सही बात है। और ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, इस बिल्कुल सही बात है। क्यों, इसको इशू तो किया जाता है डिस्काउंट वैल्यू पे। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स को इशू डिस्काउंट वैल्यू पे किया जाता है, लेकिन जब रिडीम किया जाता है इसको, तो इसको फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है सिक्योरिटी खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ के, बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये गलत है। देखिए अब ये होते क्या हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सरकार इशू करती है, वो सेंटर और स्टेट दोनों इशू कर सकती हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ जो हैं, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकती हैं, ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में तो दोनों आ गए ना, सेंटर गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो ये जब पैसा रेज करना होता है सरकार को, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, दोनों के लिए इशू की जाती हैं सिक्योरिटीज़, तो इसको इशू किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती हैं, ये अभी हमने इस पॉइंट में देख लिया, तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 years. When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. सही आंसर इसका सी है, करेक्ट पूछा है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 years, बिल्कुल सही बात है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की, वो रिवर्स होती रहती है। दूसरा पॉइंट है कि अर्थ जब क्रिएट हुआ था तो 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ये गलत पॉइंट है, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसमें क्या क्या था, अगर हम शुरुआत में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, CO2 था, मीथेन थी, वाटर वेपर था, CO था, नाइट्रोजन थी और हाइड्रोजन थी। ठीक है, और ये जो थर्ड पॉइंट है, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो ये बात ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो गया। द टर्म्स वानाक्राई, पैठिया
and eternal blue, sometimes mentioned in the news recently, are related to exoplanets, cryptocurrency, cyber attacks, mini satellites. साइबर अटैक्स इसका सही आंसर है। WannaCry है, पेटिया है, इटर्नल ब्लू है। आपने सुना होगा रैंसमवेयर, ये रैंसमवेयर की तरह यूज़ होते हैं, मतलब एक तरह से ये रैंसमवेयर ही होते हैं, ठीक है। रैंसम का मतलब क्या होता है कि जब भी ये अटैक होता है तो वो कुछ आपसे डिमांड करते हैं, रुपए डिमांड करते हैं, फ़ीस डिमांड करते हैं कि अगर हमने आपका सिस्टम हैक कर रखा है तो आप कुछ फ़ीस पे करिए, तभी हम आपका सिस्टम जो है ऑपरेटिव बनाएंगे, जिससे आप उस पर फिर से काम करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, रैंसमवेयर भी देख लेते हैं। तो ये एक तरह का मालवेयर होता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी इंटेंशन नुकसान पहुंचाने की है सामने वाली पार्टी को। तो इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है, उस पर जो मैसेजेस होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। और मैसेजेस कैसे आते हैं, फ़ीस डिमांड करने के लिए या मनी जो है वो मांगते हैं। तो इसको बचाने के लिए कौन सी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई है, वो है सर्टेन, ठीक है। इन सब से डील करने के लिए सर्टेन है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो इन्हीं का काम है जो कि साइबर अटैक से ये डील करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under conservation agriculture? Avoiding monoculture practices, adopting minimum tillage, avoiding cultivation of plantation crops, using crop residues to cover soil surface, adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotation. देखिए इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, तो सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 2, 4 और 5 इसका ठीक आंसर है, 2, 4 एंड 5। अगर मिनिमम टिलेज एडॉप्ट करते हैं, टिलेज के बारे में भी हम लास्ट पेपर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो अगर हम मिनिमम टिलेज अडॉप्ट करते हैं तब क्या होगा, एग्रीकल्चर कंजर्व रहती है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप रेजिड्यूज़ को यूज़ करते हैं सॉइल को कवर करने के लिए तब भी, और जब हम स्पेटियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस को अपनाते हैं तब भी, ठीक है। तो ये तीनों आंसर ठीक हो गए। अब देख रहे हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना है, इस तरह से हमें जो है एग्रीकल्चर करना है जिससे रिसोर्सेज सेव हों, ठीक है, कम से कम रिसोर्सेज लगें, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिटर्न्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मिले, ठीक है। द टर्म 6th मास एक्सटिंक्शन इज़ ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए इसका सही आंसर डी है। आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए, काफ़ी लंबे ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर डी है, ठीक है। Mankind's over-exploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitats, destruction of ecosystems, pollution and global climate change. ये एक्चुअली होलोसीन एक्सटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। 6th मास एक्सटेंशन किससे रिलेटेड है? तो जब हमने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया नेचर का, नेचुरल रिसोर्सेज का, जो हैबिटेट्स थे उसका लॉस होने लगा। देखते हैं ना कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनका हैबिटेट लॉस होता है, जिस वजह से वो कभी कभी इतनी बुरी सिचुएशन आ जाती है कि वो एक्सटिंक्ट तक हो जाते हैं। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो भी इकोसिस्टम है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो ओवरऑल क्लाइमेट होता है वर्ल्ड का वो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इससे देखते हैं क्या रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट बताना है। IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। IRNSS covers entire India and about 5,500 square kilometer beyond its borders. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by middle of 2019. तो इसका सही आंसर ए है। ये बिल्कुल सही बात है कि जियो स्टेशनरी में 3 सैटेलाइट्स हैं और जियो सिंक्रोनस में 4 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन ये बात गलत है
कि इसमें एंटायर इंडिया और 5,500 स्क्वायर किलोमीटर उसके बॉर्डर के बियॉन्ड कवर होता है। तो देखिए ये 1500 किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर्स कवर होता है, ठीक है, 1500 किलोमीटर आगे तक चलता है ये, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपको देखने से ही पता लग जाएगी, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखी है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिड ऑफ 2019। तो ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। इसमें से बताना है विच ऑफ द अबव आर प्रेडिक्शंस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। इसका सही आंसर तीनों ही है, 1 2 3। देखिए ये किससे रिलेटेड है, लाइट इज़ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है कि ग्रेविटी से लाइट इफेक्ट होती है। और हमें ये भी पता है, ये हम तो ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं इनफैक्ट, कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इससे बिल्कुल रिलेटेड है। और मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो तीनों ही इसके आंसर सही हैं। विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड GM मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, इनमें से हमें तीनों स्टेटमेंट्स देखने हैं। GM मस्टर्ड हैज़ द जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट the property of pest resistance to a wide variety of pests. GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agricultural University. सही आंसर इसका B है। GM मस्टर्ड जीन्स अलाउ करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन। सही बात है, बिल्कुल हाइब्रिड बनती है ये। GM में क्या होता है, हाइब्रिड वैरायटी बनती है ना किसी भी चीज़ की, वो हो गया। और ये डेवलप की गई है डेवलप जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसका सही आंसर B है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये डेवलप की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसको फंड किसने किया है, पार्टली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इसको डेवलप किया है, ठीक है। इसका सही आंसर B है, सेकंड इसका ठीक आंसर है, फर्स्ट B स्टेटमेंट गलत है। अच्छा GM मस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको हम धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कौन सी स्पेशीज़ है, ब्रासिका जिनसिया स्पेशीज़ है ये। एम क्या है इसका, इसका उद्देश्य यही है कि मस्टर्ड ऑयल के इंपोर्ट को कम करना, जो भी एडिबल ऑयल हैं उनके इंपोर्ट को कम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं और दे रखा है किससे रिलेटेड है। जैसे ये दे रखा है बेली टू एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से, और क्रिस्पर Cas9 पार्टिकल फिजिक्स से। तो इसका सही आंसर B है। खाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पता है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेली टू एक्सपेरिमेंट की, तो ये पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, ये पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। और क्रिस्पर की बात करें तो ये क्या है, ये टूल है जो कि जीनोम्स की एडिटिंग करता है, जीनोम एडिटिंग टूल है ये, ठीक है। और ये DNA सीक्वेंसिंग को ऑल्टर करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर B हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, increase temperature of earth due to increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, increase acidity of oceans as a result of increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, adaptation of all living beings on earth to climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere। इसका सही आंसर A है, increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide इन द एटमॉस्फेयर। होता क्या है,
जो CO2 होती है उसके प्रेजेंस में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम कहते हैं, यानी जब प्लांट की ग्रोथ किस कारण से होती है, ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो ये इसका सही आंसर है। 66 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिए, ये एक्चुअली रिलेटेड है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। एमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में इसमें बताना है किससे रिलेटेड है ये, तो ये आंसर एक्चुअली इसका है बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। इसमें बताया है जो भी ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए मॉर्निंग में लिखा है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं, कि जब वेकअप होते हैं हम, अलार्म अपना बंद करते हैं, ऑटोमेटिकली गीज़र खुल जाता है। इसी तरह से जो भी ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है कि जो अगर हम डोर और लाइट्स, फैंस, ये सब बंद कर देते हैं, कब, जैसे ही हम अपना रूम लॉक करते हैं वैसे ही ये ऑटोमेटिकली सब कुछ स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इससे हमें क्या होता है कि जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं या मैकेनिकल मशीन्स हैं या डिजिटल मशीन्स हैं, ठीक है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और जो भी लोग हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनको एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इनके बीच में मशीन, मैन, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, डिवाइसेस, इनके बीच में सब एक इंटरकनेक्शन होता है, जिससे क्या होता है डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है इनमें नेटवर्क के थ्रू। अब इसमें क्या होगा कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, ना ही ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरवेंशन होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक एक तरह से चीज़ें होती रहती हैं सब, यही इसमें बताया गया है। With reference to solar power production in India, consider the following statements. India is the third largest in the world in manufacture of silicon wafers used in photovoltaic units. The solar power tariffs are determined by Solar Energy Corporation of India. इसका सही आंसर डी है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए इंडिया मैन्युफैक्चर तो करती ही नहीं है सिलिकॉन वेफर्स, तो ये इंपोर्ट करती है चाइना से, तो इसमें लिखा है ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, सोलर पावर टैरिफ डिटरमाइन कौन करता है, तो ये CERC है, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन, ये इसको डिटरमाइन करती है कि टैरिफ्स क्या होंगे सोलर पावर के। तो ये इसमें बताया गया है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सोलर पावर की कितना टारगेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये बताइए। द स्टैपल कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी वर। स्टैपल कमोडिटीज़ जो हैं एक्सपोर्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल से जो है वो किस चीज़ की होती है, तो इसका सही आंसर डी है, कॉटन, सिल्क, सैलपेट्री एंड ओपियम। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। ठीक है, तो इसका डी इसका आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का एक सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट क्या है, तो देखिए चंपारण सत्याग्रह किस किस से रिलेटेड है। ऑल एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट, joining of peasant unrest to India's national movement, drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crops. इसका सही आंसर सी है, joining of peasant unrest to India's national movement. चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था और उनको बताया था कि जो यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स हैं वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कहा था कि आपको अपने 3/20 एरिया में, जिसको हम तिनकटिया सिस्टम भी बोलते हैं, इस पे इंडिगो ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता था।
इसलिए। लेकिन पीजेंट्स जो थे वो इसको ग्रो नहीं करना चाहते थे। और एक ये भी था कि फिक्स प्राइस जो फिक्स करेगा वो यूरोपियंस फिक्स करेंगे कि कितना प्राइस होना है। तो एक तरह से उनकी पूरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए ये मूवमेंट हुआ था। लेकिन लास्ट में ये हुआ था कि गांधी जी ने इनको कन्विंस कर लिया था प्लांटर्स को, और उनको छोड़ के जाना पड़ा था फिर। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट, तो पीजेंट का अनरेस्ट, जो भी पीजेंट अनरेस्ट था उसको ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश्ड इन 1948? कौन इनके फाउंडर्स थे? तो इसका सही आंसर डी है, अशोक मेहता, रामानुजम और जीजी मेहता। ठीक है, हिंद मजदूर सभा जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। इसका ईयर याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, बिल्कुल, इसलिए ये ईयर याद कर लीजिए। तो इसको अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता ने फाउंड किया था, फाउंडर थे इनके। अब ये फाउंड हुई कहाँ थी? तो ये हावड़ा में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक और यूनियनिस्ट इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था हिंद मजदूर सभा में कि जो रॉयलिस्ट इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर थे और हिंदू मजदूर पंचायत, इसको मर्ज कर दिया गया था, इसी में इनको एब्जॉर्ब कर दिया गया था। ठीक है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करता है सेक्ट? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज्म या फिर शैविज्म? इसका सही आंसर भी है, जैनिज़्म को बिलोंग करता है ये। ठीक है, ये रिलेटेड था श्वेतांबर जैनिज़्म से, जो कि लावा जी ने फाउंड किया था। और इनके हिसाब से जो आइडल वर्शिप थी वो ज़रूरी नहीं थी। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा ज़रूरी नहीं थी। तो इसका सही आंसर बी है। अब ये बताइए कि जैनिज़्म जो था कौन से पीरियड में प्रोमिनेंट था इंडिया में? ठीक है, ये बताइए कमेंट करके। With reference to cultural history of India, consider the following statements. White marble was used in making Buland Darwaza and Kanka at Fatehpur Sikri. Red sandstone and marble were used in making Bada Imambada and Rumi Darwaza at Lucknow. इसका सही आंसर क्या है? दोनों ही आंसर गलत हैं। डी इसका आंसर है, जो ऑफिशियल यूपीएससी की में दिया हुआ है। वैसे कहीं कहीं पर इसका आंसर इससे डिफरेंट है, डी ना होके कुछ और दे रखा है, लेकिन हम ऑफिशियल से ही जाएंगे तो हम इसका आंसर डी ही लेंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि वाइट मार्बल बुलंद दरवाज़ा में यूज़ हुआ था और फतेहपुर सीकरी में रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि रेड सैंडस्टोन और मार्बल बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा में यूज़ हुए थे, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलॉबरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर बी है, जियान बैप्टिस्ट टेवेनियर। इसकी आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, हो सकता है गलत हो। तो इसका सही आंसर बी है, फ्रैंकोइस बेरनियर ये नहीं है, जीन दे थेनवोर्ड ये भी नहीं है। तो बी इसका आंसर है। ये जो थे ये फ्रेंच मर्चेंट थे, जेम मर्चेंट थे, 17वीं सेंचुरी के आसपास की बात है ये। और इन्होंने क्या किया था, ये जो डायमंड था ये लुई 14 ऑफ फ्रांस को बेच दिया था। ठीक है, with reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वरा, मैत्रेय, पद्मपाणि। तो इसका सही आंसर सी है, मैत्रेय। मैत्रेय को क्या माना जाता है? फ्यूचर बुद्धा, बोधिसत्व माना जाता है कि ये फ्यूचर में अपीयर होंगे और इनको एनलाइटनमेंट मिलेगी और ये अच्छी बातें बताएंगे, प्योर धर्म से रिलेटेड बातें, और जो भी बुद्धा की टीचिंग्स हैं वो बताएंगे। तो ये बुद्धा के सक्सेसर माने जाएंगे। ठीक है, मैत्रेय।
Which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? Maintain a large standing army at others' expense, keep India safe from Napoleonic danger, secure a fixed income for the company, establish British paramountcy over Indian state. इसका सही आंसर सी है, सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। बताना है इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की बात देखिए किसने करी थी, डुप्ले ने, लेकिन अल्टीमेटली इसको कौन लाए थे, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली इसको लाया था, ठीक है। इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं फ्रेंच जो हैं या अदर जो भी पावर हैं, यूरोपियन पावर, वो इन्वेड ना कर दें इंडिया में, आक्रमण ना कर दें। तो इसलिए उनके इन्वेजन को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इस तरह से मनाया था कि हम आपकी टेरिटरी को दूसरे जो भी आपके राइवलरीज हैं या दूसरी कंट्री से बचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पहली बात, जो हमारे ट्रूप्स होंगे उसको हमारी टेरिटरी में, अपनी टेरिटरी में रखना पड़ेगा, और ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे उनकी ही मंजूरी से आप दूसरों को, दूसरी कंट्री को अलाउ करेंगे आना, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी है कि यहाँ पे जो था फिक्स्ड इनकम की कोई बात नहीं हुई थी, स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने की बात हुई थी, नेपोलियन डेंजर से सेव करने की बात हुई थी, और ब्रिटिश पैरामाउंसी स्टेट्स के ऊपर की भी बात हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि यहाँ से ब्रिटिश पैरामाउंसी जो थी स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी, ठीक है। और ये अगर हम इसकी बात करें सब्सिडरी अलायंस की, तो ये सबसे पहले साइन किसने किया था, ये निज़ाम ने किया था साइन। ये पूछ लिया जाता है कि पहले निज़ाम ने साइन किया था कब, 1798 में, फिर मैसूर ने, और फिर अवध ने। तो अब आपको दे दिया स्टेटमेंट कि सबसे पहले अवध ने साइन किया था, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले निज़ाम ने साइन किया था, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।